नमस्कार साथियों। आज हम लाए हैं आपको दूसरा टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य और यही है उसका पार्ट 2 है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आपके लिए मैंने फिर उसी तरीके से और आपको वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए हैं और आपका रीट का और वन रक्षक और आपकी हाई कोर्ट एलडीसी सभी में ये टॉपिक काम आने वाला है, पीटीटी बीएसटीसी वगैरह। और इसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, और ये रहा आपके लिए इस तरीके से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस पर्वत पर संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्यागे। तो दोस्तों वीडियो को आगे देखने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और आपके दोस्तों के लिए भी इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि मैंने रीट लेवल 2 के लिए इसमें एसएसटी का सारे संपूर्ण तरीके से सभी क्वेश्चनों को इसमें समावेश किया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस पर्वत पर संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण त्यागे थे। तो वो कौन सा पर्वत था जिस पर इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था। तो दोस्तों ये रहा उसका सही आंसर, चंद्रगिरी पर्वत, जो मैसूर कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला का नाम सुना है आपने? श्रवणबेलगोला, तो वही श्रवणबेलगोला है जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था। ये मैसूर में है और मैसूर पड़ता है कर्नाटक में दोस्तों। तो कर्नाटक के में जो मैसूर है वहाँ पर एक पर्वत का नाम है जिसका नाम है चंद्रगिरी पर्वत। तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राणों का त्याग किया था संलेखना पद्धति से, अर्थात व्रत धारण करके, भोजन न करके, भूखे रह करके ये व्रत किया जाता है जिसे संलेखना पद्धति कहते हैं। और इन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर अपने प्राणों को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर का पूर्वगामी में किस शासक को कहा जाता है। तो अकबर का पूर्वगामी किस शासक को कहा जाता है। तो अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है सम्राट अशोक महान को। सम्राट अशोक महान को अकबर का क्या कहा जाता है? पूर्वगामी कहा जाता है। जिस प्रकार सम्राट अशोक ने कार्य किए थे उसी प्रकार अकबर ने भी इसके पूर्व जैसे ही कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने झेलम नदी के किनारे किस नगर को तथा नेपाल में किस नगर की स्थापना की थी। तो झेलम पर कौन सा नगर था जिसको बसाया था। तो दोस्तों श्रीनगर जो था झेलम नदी पर उसे बसाया था श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर में है। और ललीपत्तन नगर, ये ललीपत्र नहीं ललीपत्तन नगर है, ललीपत्तन एक ललीपत्तन नगर है, उसको भी इन्होंने बसाया था जम्मू कश्मीर में। तो ये दो नगर हैं जो अशोक ने झेलम नदी के किनारे पर बसाया था। और ललितपत्तन जो है इसे बसाया था नेपाल में दोस्तों, और श्रीनगर को जम्मू कश्मीर में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी। तो जब अशोक का जन्म हुआ था तो उस समय उसके राजा बनने की जो भविष्यवाणी की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो वो की गई थी एक ज्योतिषी पिंगल वत्सु थे, जो आजीवक धर्म के एक भिक्षु थे। ज्योतिषी पिंगल वत्सु, इन्होंने अशोक के जन्म पर उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। आपको इसमें सुमेलित करना है दोस्तों, ये देखना है किस तरीके से सुमेलित हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको इन्हें सुमेलित करना है। तो दोस्तों आइए हम बता देते हैं, आठविक क्या होता है, पण्याध्यक्ष क्या होता है, आक्राध्यक्ष क्या होता है, पौतवाध्यक्ष क्या होता है। आठविक होता है वन विभाग का प्रमुख अधिकारी। पण्याध्यक्ष होता है वाणिज्य का अध्यक्ष। आक्राध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष होता है, और पौतवाध्यक्ष ये मापतोल का अध्यक्ष होता है। दोस्तों ये इस तरीके से आपको मिलान है आठविक अर्थात। और दोस्तों हाँ, ये मैं आपको बता देता हूँ, रीट एसएसटी की दृष्टि से तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि मौर्य काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें से आपको इनमें से कुछ एक ना एक अवश्य अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा। जो मैंने इसमें सभी अध्यक्षों के नाम को जो इम्पोर्टेंट है सबको मैंने इसमें ऐड किया है। अभी 4 आए हैं, इसके आगे भी आपको इसमें अगले नए क्वेश्चंस के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
आपकी रीट की एसएसटी की तैयारी के लिए तो ये खास तौर से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आप इसमें देख लीजिएगा आपको किस प्रकार प्रश्नों का समावेश किया गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। और ये भी बता दीजिएगा हमें कमेंट्स में कि दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको मटेरियल चाहिए, आपको पीडीएफ में कोई मटेरियल चाहिए। हमारे पास सभी आपकी जो कोचिंग है उन सभी के नोट्स भी हैं, और हमारे स्पेशल बनाए गए नोट्स भी यहाँ पर पीडीएफ के रूप में हैं। यदि किसी को चाहिए तो दोस्तों अपना व्हाट्सअप नंबर अपने कमेंट में दे दीजिएगा, हम आपको सीधे ही व्हाट्सअप आपके पर्सनल नंबर पर कर देंगे। तो दोस्तों बताइए, अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में किसने की थी? तो 1750 में जो खोज की थी अशोक के शिलालेखों की, वो की थी पादरेही फैनतेलर ने। पादरेही फैनतेलर ने यहाँ पर क्या की थी? खोज की थी। ये पादरेही फैनतेलर है जिन्होंने अशोक के शिलालेख की खोज की थी सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई? सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई, यानी कि सफलता कब प्राप्त हुई और किसे प्राप्त हुई, इस तरीके से है तो देख लीजिएगा। और ये रहा 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली थी। दोनों ही प्रश्न आपको बड़े ही अच्छे हैं, पेपर की दृष्टि से तो लाजवाब हैं। नौसेना के अध्यक्ष को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो पहले भी बता रहा था। क्योंकि नौसेना के अध्यक्ष या फिर जितने भी अध्यक्ष हैं मौर्य काल के प्रशासनिक, इसमें 26 प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन किया गया है मैगस्थनीज की कौटिल्य की जो चाणक्य पुस्तिका है उसके आधार पर। तो देख लीजिएगा, नौसेना के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? नवाध्यक्ष। क्या कहा जाता है? नवाध्यक्ष। प्रश्न आपको एकदम सटीक और सही मिलेंगे। जो आप छोटे छोटे प्रश्नों को पहले पढ़ चुके हैं वो भी शायद इसमें ऐड किए गए हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो पेपर की दृष्टि से देख करके रीट एसएसटी में है तो उसी तरीके से प्रश्नों को बनाया गया है। ये रहा आगे, अशोक का रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? दोस्तों अशोक का रामपुरवा जो स्तंभ अभिलेख है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका बिहार के चंपारण में, बिहार के चंपारण में स्थित है ये। अगला प्रश्न दोस्तों, सुमेलित कीजिए। हाँ, इसमें देखिएगा एक तरफ स्थान है और एक तरफ स्थान खोज करता है, तो इन्हें आपको मिलाना है। पेशावर, हजारा, इसके खोजकर्ता क्या टॉड हैं? जूनागढ़ कैप्टन ले, पुरी इलियट और गंजाम किट्टो, तो इनको मिलाना है आपको। पेशावर हजारा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी आपको ये की थी कैप्टन ले ने। पेशावर हजारा की खोज की थी कैप्टन ले ने, जूनागढ़ की खोज की थी जेम्स टॉड ने, और पुरी की खोज की थी किट्टो ने, और गंजाम की खोज की थी इलियट ने। पुरी और गंजाम दोनों ही उड़ीसा में हैं। तो इस प्रकार आपको ये स्थान है, इनके खोज करता है। मैं आपको राय देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए आपके पेपर में देख लीजिएगा, 99% ये फंसने वाला है। अगला प्रश्न दोस्तों इस प्रकार, स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला क्या कहलाती थी? तो बिना समय गंवाए आपको बता देते हैं, ये रूपा जीवा कहलाती थी। और रूपा जीवा का जो अध्यक्ष था, रूपा जीवा, उसको बंधिक पोषक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंधक पोषक। इस तरीके से जो इसका अध्यक्ष होता था उसे बंधिक पोषक कहा जाता था, ये याद रखना है आपको। यानी कि जो स्त्रियां हुआ करती थी जो वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली थी, तो उनका एक अध्यक्ष हुआ करता था जिसे बंधिक पोषक कहा जाता था। बंधिक पोषक। अगला क्वेश्चन है बेटा, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि, और उससे प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, और गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ग्रामिक। ग्रामिक या ग्रामीणी। अगला क्वेश्चन है, सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं जो आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वास्तव में ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? दोस्तों मैं कभी कभी वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरा ऐसा
मन नहीं रहता है कि मैं आपके लिए कोई अच्छी सी वीडियो बनाऊं, क्योंकि आपके न तो कोई कमेंट्स आते हैं न आपके कोई शेयर सब्सक्राइब बढ़ता है। इसलिए दोस्तों मैं वही बनाता हूँ जो पेपर में आने वाला होता है, जो दोस्त इसको देखता है उसके लिए बहुत ही काम आने वाला है। तो सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में कहा जाता था एग्रोनोमोई। तो देख लीजिएगा, ये रहा एग्रोनोमोई, सड़क निर्माण अधिकारी या एस्ट्रोनोमोई भी कहा जाता था। आगे, मौर्य काल में बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो बिना वर्षा के ही अच्छी खेती होती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? तो अदेव मात्रक कहा जाता था। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो इसी प्रकार आने वाली है, सारी वीडियोज़ में आपको बिना समय गंवाए 4 ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इन्हें याद करना है, और याद की दृष्टि से ही मैंने आपको यहाँ पर छाँट के आपको क्वेश्चनों को लिया गया है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभक्त किया था या विभाजित किया था? तो 7 वर्गों में। 7 वर्ग हैं, एक दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है सवाल। इनमें से कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को बांटे गए वर्गों में से नहीं है? इस प्रकार से आपसे प्रश्न किया जा सकता है दोस्तों। उसका क्या जवाब होगा? तो इनको आपको याद करना, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद, 7 विभागों को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन। अशोक का समकालीन तुर्मेय ये कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मेय कहाँ का राजा था? तो दोस्तों ये मिस्र का राजा था। कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था ये प्रश्न भी आपको बहुत ही शानदार है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये भी सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों अर्थात अध्यायों में विभाजित है, और यह 180 खंडों में विभाजित है। 4000 इसके अंतर्गत श्लोक हैं, और श्याम शास्त्री जी ने इसकी 1904 में खोज की थी, पुणे से। कहाँ से की थी दोस्तों? पुणे से। तो इसका ये देख लीजिए, 15 अभिकरण तथा 180 अध्यायों में। 180 खंड हो सकते हैं, खंड कहा जा सकता है, लेकिन अभिकरण का मतलब 15 अभिकरण अर्थात अध्याय, 180 खंड हैं उसके, ठीक है। ये यहाँ पर गलत है। अभिकरण का मतलब ही क्या होता है? अध्याय होता है। 180 तो उसके खंड हैं। आगे देखिए दोस्तों, सेंड्रोकोट्टस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो ये की थी विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोट्टस किसे कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता था। उसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है विलियम जोन्स ने। सुमेलित कीजिए, ये देखिए, फिर आपको आपके अध्यक्ष आ गए हैं जो आपको इस प्रकार याद करने हैं। सूना अध्यक्ष किसे कहा जाता था? कुप्या अध्यक्ष किसे कहा जाता था? लक्षणा अध्यक्ष किसे कहा जाता था? वृषली किसे कहा जाता था? देख लीजिएगा, सूना अध्यक्ष आपको बूचड़ खाने का अध्यक्ष था, उसी को कहा जाता था। कुप्या अध्यक्ष वन संपत्ति का अध्यक्ष कहा जाता था। लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाला अधिकारी होता था। वृषली स्त्री गुप्तचर ही होते थे। अर्थात ये सुमेलित हैं, सही है, सभी सही हैं, इसमें किसी को सुमेलित करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको याद करना है। सूना अध्यक्ष का मतलब बूचड़ खाने का अध्यक्ष, कुप्या अध्यक्ष का मतलब वन संपत्ति का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष का मतलब मुद्रा जारी करने वाला अध्यक्ष, और वृषली का मतलब होता था गुप्तचर स्त्री या स्त्री गुप्तचर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में की गई है? तो शिलालेख है प्रथम शिलालेख। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन तथा अशोक का हृदय परिवर्तन किस शिलालेख में है? तो ये 13वां शिलालेख है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। यह आपको ध्यान रखना है। उस समय नंदराज नाम का शासक हुआ करता था, और ये कलिंग व्यापार मार्ग की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए महान सम्राट अशोक ने इस पर अपना कब्जा किया था, अर्थात इन्हें पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है?
तो इसे तीर्थ या महामात्र कहा जाता है। जो शीर्षस्थ अधिकारी या जो अमात्य या मंत्री हुआ करते थे, तो उनकी उपदा परीक्षण हुआ करती थी चयन करने के लिए, तब उनका नियुक्ति या चयन किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया था क्योंकि इन्होंने इसे क्रूप कहा था। ऐसी जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है? तो ऐसी जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथों तथा फाहियान के द्वारा लिखित ग्रंथों से, बौद्ध ग्रंथों तथा फाहियान ग्रंथों से। क्योंकि दोस्तों एक बात तो स्पष्ट है कि अशोक जो था वो कुरूप था, इस बात का तो साक्ष्य मिल गया है और वाकई में ये कुरूप भी था। तो इसके लिए आगे इसीलिए इन स्त्रियों ने इन्हें कुरूप कहा था, तो इन स्त्रियों को इन्होंने जिंदा जलवा दिया था। अशोक के समय सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? तो अशोक के समय सौराष्ट्र का गवर्नर था तुषास्प। कौन था दोस्तों? यवन तुषास्प था, यानी कि यवन तुषास्प इनका सौराष्ट्र का गवर्नर था। सौराष्ट्र अर्थात गुजरात, गुजरात का क्षेत्र था। उस गुजरात के क्षेत्र में जो सौराष्ट्र था, वहाँ पर जो सुदर्शन झील बनाई गई थी, और सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। उनका जो गवर्नर था वहाँ का, सौराष्ट्र का, इसका उसने यहाँ पर क्या बनवाई थी, ये सुदर्शन झील बनवाई थी, तो उसका नाम क्या था ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका नाम था पुष्यगुप्त। क्या था दोस्तों? पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त था, उसी ने इस झील को बनवाया था। इसके बाद जूनागढ़ का जो रुद्रदामन शासक था, तो उसका एक इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उन्होंने इनका पुनर्निर्माण करवाया है। अशोक ने भी करवाया है, स्कंदगुप्त ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया है, और उन्होंने अपने अपने गवर्नरों के माध्यम से इसका पुनर्निर्माण करवाया था। झील थी उसका। तो अशोक के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था? यवन तुषास्प, और यवन तुषास्प ने उस झील का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी मखली पुत्र घोषाल ने। कहीं कहीं मोखली पुत्र भी आता है। मखली पुत्र घोषाल ने की थी इसकी आजीवक संप्रदाय की स्थापना। अशोक के वास्तविक नाम का पता किन शिलालेखों में चलता है? तो गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और उद्गोलम, इनमें इनके नाम का पता चलता है। जो वास्तविक नाम क्या है अशोक? गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और उद्गोलम से। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? जो चंपारण के ब्राह्मण की कन्या थी। जो चंपारण के ब्राह्मण की कन्या थी उसका नाम क्या मिलता है? तो उसका नाम मिलता है सुभद्रांगी, और दक्षिण परंपरा में उसे धर्मा कहा जाता है। सुभद्रांगी उसकी माता का नाम था, जो चंपा के ब्राह्मण की कन्या थी। और विदिशा में भी इन्होंने जब उज्जैन में हुआ जो विद्रोह था उसे दबाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर उज्जैन में जो विदिशा है वहाँ पर रुके थे। तो विदिशा में वहाँ पर एक ब्राह्मण की कन्या से भी इन्होंने शादी की थी, जिसका नाम महामाया है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए 3 गुफाओं का निर्माण किया था, तो कौन कौन सी थी? एक थी कर्ण चौपार, एक सुदामा, एक विश्व झोंपड़ी। ये आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए इन्होंने पहाड़ियों में, बिहार की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर कर्ण चौपार, सुदामा तथा विश्व झोंपड़ी 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस शासक को बहुत धर्म का संरक्षक, बहुत नहीं है ये दोस्तों, लिखने में मिस्टेक है, ये बौद्ध धर्म है, इसकी बात कर रहा हूँ। बौद्ध धर्म का संरक्षक होने के कारण दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? वही है सम्राट अशोक महान को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक, ये ब्रदर लिख रहा है, ये भी थोड़ा मिस्टेक है, बृहद्रथ। बृहद्रथ जिसकी हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या की थी उसी के प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग के नाम से शुंग काल का समय चालू हो गया था। अशोक का धम्म उसकी निजी कल्पना थी, जो उसने अपने प्रशासनिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई थी। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा किसने कहा था दोस्तों? ये रहा
डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा था। तो डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा था दोस्तों, क्या कहा था? ये कहा था कि अशोक का धम्म है उसकी निजी कल्पना थी, उसने अपने प्रारंभिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया था। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर रोमिला थापर ने कहा था। अगला प्रश्न, अशोक का धम्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति थी। साझी नहीं, साझी संपत्ति थी, साझी। ऐसा किस इतिहासकार ने माना है? साझी संपत्ति थी, ऐसा किसने माना है? राधा कुमुद मुखर्जी ने ऐसा माना है कि अशोक का धर्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति थी। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई थी, बिहार, मोगलीपुत्र तिस्य की अध्यक्षता में हुई थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन मिलता है? तो अर्थशास्त्र में मैंने आपको बताया था 26 प्रकार के अध्यक्षों का इसमें वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? गुप्तचर विभाग का जो प्रधान अधिकारी था वो क्या कहलाता था? महाअमात्य सर्प। महाअमात्य सर्प इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने बड़े ही इम्पोर्टेंट तरीके से निकाले हैं, आपके लिए बड़े ही लाभदायक सिद्ध होंगे। देख लीजिएगा, फ्यूचर अभी ज़्यादा दूर नहीं है, पेपर आ ही जाएगा और आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ज़रूर। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो लाइक बटन, कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको PDF में आपको नोट्स चाहिए तो इनसे भी बेहतर नोट्स मेरे पास उपलब्ध हैं। अगला प्रश्न है, किसी अभियान के समय सेना जिस गांव से गुजरती थी वह गांव जो कर देता था उसे क्या कहा जाता था दोस्तों? उसे सेना भक्त कर कहा जाता था। जिस गांव से सेना गुजरती थी तो वह गांव जो कर देता था उसे क्या कहा जाता था? सेना भक्त कर कहा जाता था, सेना भक्त। अगला प्रश्न, मौर्य काल में किसानों से लिया जाने वाला नगद कर क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था भागमेय या हिरण्य, और कर के रूप में 1/6